सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाया है, जस्ट बिकॉज कि जो नीट 2025 का पेपर था वो उसका लेवल जो था वो बहुत ही सही था, मतलब टफ था। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इस पेपर के बारे में मैं क्या बोलूँ। मतलब ऐसा पेपर जो एनटीए बना दे रहे हैं, पिछले साल इतना ईजी था, इस साल इतना टफ हो गया, तो कुछ बता नहीं सकते कि कट ऑफ क्या होगा। वैसे तो कट ऑफ कम ही जाना है, अगर 650 कट ऑफ था तो 600, 610, 20 तक ही जाएगा। डोंट वरी, आपका पेपर जैसा भी हो, मान लो आपके मॉक टेस्ट में 600 आ रहे थे बट अभी 580 या 570, 60 तक ही आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ इस बार कम ही जाएगा। अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मतलब इस साल तो सिलेक्शन नहीं होने से, मान लो कि अपना कट ऑफ 600 है, हमेशा 600 हुआ है, तो कट ऑफ कितना कम जाएगा, 50 तक कम जा सकता है। लेकिन अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं और आपकी जो कैटेगरी है उस पर 600 पे सिलेक्शन होना है, तो आपको पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। या फिर अगर आपको दूसरी कोर्स लेना है, BHMS, BAMS, तो वो आप ले सकते हो। लेकिन स्टिल अगर आपका ड्रीम है कि आपको नीट ही क्वालिफाई करना है, वो गवर्नमेंट MBBS मेडिकल कॉलेज ही लेना है, वापस अच्छे से जीरो से स्टार्ट करके भी नीट 2026 क्रैक कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किसी बच्चे को ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि आप क्रैक करोगे, उसकी मेहनत और उसके डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। सो आज हम बेसिकली नीट 2026 के पूरे रोड मैप की बात करेंगे कि कब तक आपका कितना कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और कब आपका टोटल सिलेबस जो है 11th और 12th दोनों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो, मोस्टली जो स्टूडेंट्स है ना अभी नीट 26 के लिए, उसका जो 11th है, अगर वो 12th में है तो उसका 11th पूरा वेस्ट हो गया है, 12th में आ गए। अब उनको बोर्ड और नीट दोनों की टेंशन हो रही है, क्योंकि इस बार नीट का एग्जाम टफ था, तो अब उनको नीट के लिए भी डर लग रहा है। पिछले साल नीट का पेपर इजी था तो थोड़ा रिलैक्स थे कि कोई बात नहीं, बोर्ड पर फोकस कर लेते। आपका 11th पूरा वेस्ट हो गया है मान लो, और या फिर आप ड्रॉपर हो, तो आप हाईली डिमोटिवेटेड हो कि यार अब क्या करूं, मुझे नीट ही क्रैक करना है, मुझे MBBS ही करना है, लेकिन मेरा पूरा 11th बर्बाद हो गया, या फिर मैं इस साल ड्रॉप लेना चाहता हूँ। या तो आप ड्रॉप ले रहे हो, या फिर आपका 11th वेस्ट है, आप 12th पढ़ रहे हो। दोनों चीजों में आपको एक ही काम करना है कि आपको 11th और 12th दोनों को साथ में मैनेज करना है। सो बेसिकली आज बात करेंगे कि हाउ टू मैनेज क्लास 11th। क्लास 11th का जो भी बैकलॉग है उसको और रिवीजन को साथ में कैसे मैनेज करेंगे। अभी आपके 12th स्टार्ट हो गए होंगे स्कूल में, एंड आपको 11th भी साथ साथ पढ़ना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अभी 12th स्टार्ट हो गया तो 12th कर लेते हो और एंड में आप 11th करोगे। अगर आपको एक साल में नीट क्रैक करना है तो आपको दोनों क्लासेस को साथ में लेके चलनी होगी। भले ही आपका 12th स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको 11th के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि 11th पूरा बर्बाद हो गया, सब बैकलॉग है, और अभी 12th में हो, बोर्ड भी है, नीट भी है, लेकिन क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सारे बच्चों का यही एक क्वेश्चन है कि क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है नीट 2026 में, अगर हमने अभी जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से, 11th भी नहीं आता, बेसिक्स भी नहीं आते आपको, ड्रीम स्कोर को अचीव करें, कैसे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लें। पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपका जो 11th क्लास है वो वेस्ट क्यों हुआ है। 10th से अपन जब 11th में आते हैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, हर चीज़ नई लगती है, मतलब अपने को पूरा सिलेबस नया लगता है। बहुत बड़ा सिलेबस देख के अपन डर जाते हैं कि इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ टफ लगती है तो उसको एक दिन पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन मन नहीं होता, तो इसकी वजह से हम इनकंसिस्टेंट हो गए। तीसरी चीज़ की बैकलॉग, अगर इनकंसिस्टेंट है तो बैकलॉग तो आएंगी। या फिर 11th में थे तो ऐसा लगता था कि अभी नीट में तो बहुत टाइम है और पेपर भी इजी था, और नीट और बोर्ड में बहुत टाइम है तो आराम से पढ़ लोगे, एक साल में कर लोगे, लेकिन पूरा 11th वेस्ट हो गया और पेपर भी टफ आ गया नीट का, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, कैसे अपने को प्रोसीड करना चाहिए, 11th और 12th दोनों को साथ में कैसे मैनेज करना है। 12th स्कूल में हो या 12th की कोचिंग कर रहे हो तो कैसे अपना 11th भी कवर करें। देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके बोर्ड में भी अच्छे परसेंटेज आएंगे। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि यार अगर हम नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हमारे बोर्ड में तो परसेंटेज ही अच्छी नहीं, क्योंकि उसमें तो थ्योरी लिखनी होती है। बट यार आप ये समझो कि जो नीट का सिलेबस है वही सेम बोर्ड का भी सिलेबस है। थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि नीट में आपको MCQ क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में आपको थ्योरी लिखनी होती है। लेकिन अगर आपको
अगर आपकी बायो की एनसीईआरटी पूरी पढ़ी हुई होगी, पूरी अच्छे से आती हुई होगी, तो आप जो थ्योरी पार्ट है वो भी लिख पाओगे एग्जाम में और आप नीट में भी अच्छा करोगे। इसके लिए आप डेरिवेशन कर सकते हो एग्जाम के पहले। आप अगर आपके बोर्ड मार्च में या फेब लास्ट से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप 1 महीने पहले से जो फिजिक्स की डेरिवेशन वगैरह है वो आप करना स्टार्ट कर दो और केमिस्ट्री ये क्वेश्चन कर लो। आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट रोड मैप देखेंगे 2026 के लिए। अब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 साल ही बचा है। तो क्या हम लेट हो गए नीट के लिए? तो हाँ, आप लेट तो हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो 1 साल में। 1 साल भी अगर कोई बच्चा मेहनत करना चाहे तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप अपना 100% दोगे अपने सपने के लिए तो उस स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होना है। मंथ वाइज पहले आज बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है। और 12th तो आपका साथ साथ चलेगा ही। आपको जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो, या कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं वो आपको 12th तो साथ पढ़ना ही है। उसके अकॉर्डिंग आपके दिसंबर जनवरी तक 12th का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। दिसंबर तक तो मोस्टली हो ही जाता है। 11th की बात करेंगे आज। तो जो आपका मंथ वाइज बात करते हैं, मई और जून जो है उसमें आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रांग बनाना है। अभी से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पूरा मई है, पूरा जून है, 2 मंथ्स हैं आपके पास। आपको अपने बेसिक्स स्ट्रांग करने हैं। बेसिक्स स्ट्रांग होंगे ना तो आप सारे जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से समझ में आएगा और आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपको बेसिक मैथ, वेक्टर और काइनेमेटिक्स में 1D 2D ये दोनों आपको आने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ग्रेविटेशन। जो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वो ग्रेविटेशन से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। मतलब अगर आपको ग्रेविटेशन आता है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आता है। आपको ये सारे चैप्टर्स जो है फिजिक्स में वो पढ़ लेने हैं बेसिक्स में। केमिस्ट्री की बात करें तो आपको मूल कॉन्सेप्ट आना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में जीओसी आना चाहिए। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कर लो, ये काफी है। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट इसके सारे चैप्टर्स में यूज आएंगे थोड़े थोड़े। दोनों चैप्टर इनऑर्गेनिक में आपको कर लेना है। बात करें बायोलॉजी की तो 11th बायोलॉजी आपको कंप्लीट करनी है। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो 11th बायोलॉजी की, फिर आप रिवीजन करते रहना। जैसे कोई एक चैप्टर है बायोलॉजी का तो वो आप 2 दिन ले सकते हो। मतलब एक दिन में आप चैप्टर पढ़ लो, दूसरे दिन आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो 2 दिन में आपको एक चैप्टर 11th बायोलॉजी का कंप्लीट करना है। इस 2 मंथ में आपको पूरा 11th बायोलॉजी कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद जो मंथ्स आएंगे उसमें आपको सिर्फ बायोलॉजी का रिवीजन करना है और आपका 12th जो है वो साथ साथ पढ़ना है। 12th स्टार्ट हो गया है हमारे स्कूल में, कोचिंग में, और 11th और 12th को साथ साथ पढ़ना है। तो कैसे पढ़े, कैसे टाइम को मैनेज करें। तो आपका डेली स्कूल है या डेली कोचिंग है तो आपका जो स्कूल है वो मान लो किसी का स्कूल 7 बजे से 1 बजे तक है तो बाकी का जो टाइम है 1 बजे के बाद का, मान लो आप आके रेस्ट भी करते हो तो उसके बाद का भी जो टाइम है उसमें आप 11th पढ़ सकते हो और अपने स्कूल का भी रिवाइज कर सकते हो। या कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग का भी पढ़ सकते हो। देखो यार, पूरे दिन तो कोचिंग स्कूल नहीं होता है ना, तो ये एक्सक्यूज ही है अगर आप बोलते हो कि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है 11th पढ़ने के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन अगर आप सीरियस ही नहीं हो पढ़ने के लिए, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं। अगर आप स्कूल जाते हो तो 11th को आपको डेली 3 आवर्स देना है। कोचिंग जाओ, स्कूल जाओ, आपको 12th तो पढ़ना ही है स्कूल कोचिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको अलग से 3 आवर्स निकालने हैं अपने 11th के लिए। अगर आप सच में नीट 2026 क्रैक करना चाहते हो तो खुद से प्रॉमिस कर, जब तक आज का अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक आप नहीं सोओगे। डेली का टारगेट बनाओ, डेली टारगेट बनाओ कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने मंथ वाइज बता दिया कि मई और जून में आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, तो अब इस बेसिक्स के अकॉर्डिंग अपने पूरे मंथ का प्लान बनाओ। उसमें आप डेली टारगेट्स बनाओ और मंथ वाइज प्लान भी बनाओ कि आपको इस मंथ में इतना कंप्लीट करना है। और जो डेली का टारगेट है आप उसको डेली कंप्लीट करो। खुद से प्रॉमिस करो कि आप ये जो टारगेट है डेली का वो डेली कंप्लीट करोगे तभी सोना है आपको। फिर हम आते हैं जून, जुलाई और अगस्त में, तो उसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो याद करने में ना बहुत टाइम लगता है। लास्ट में आप याद करोगे तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा, इसलिए अभी से याद करना स्टार्ट कर दो। जुलाई और अगस्त में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना है। पूरी एनसीईआरटी से पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट होती है। फिजिक्स में आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेना है और बायोलॉजी का साथ साथ रिवीजन करते रहना। जो भी 1-2 चैप्टर बच गए होंगे वो आप कर सकते हैं इसमें 11th बायोलॉजी का, लेकिन आप कोशिश करना कि 2 मंथ्स में आप 11th बायोलॉजी का जो भी चैप्टर्स जितने भी वो सारे आप पढ़ लो। सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक हमने पहले कर लिया, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है और फिजिकल केमिस्ट्री साथ में करना है।
और फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेना, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करना, मतलब हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं आपको। देखो हमने अक्टूबर तक बता दिया कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ये सब करना है आपको टिल नवंबर तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा 11th का, मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मैंने बता दिया, वैसे आप फॉलो करते हो तो आपका 11th का सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नवंबर के स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे अगर आप करना चाहो तो। और जो 12th का सिलेबस है वो मान लो आपका नवंबर दिसंबर तक लास्ट जाता है, लेकिन उससे आगे नहीं जाएगी क्योंकि जनवरी में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। 12th का भी मान लेती हूँ कि आपका नवंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर थोड़ा बहुत बच भी गया तो आप 11th-12th जब रिवाइज करोगे तो उसके साथ साथ कंप्लीट कर सकते हो। देखो नवंबर से अप्रैल, नवंबर में हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब नवंबर से अप्रैल तक 6 मंथ्स हैं आपके पास। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बायो की, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है उसके आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं। और लास्ट मॉक टेस्ट आपको देना है फुल सिलेबस, नवंबर से ही फुल सिलेबस स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपका जो 80-90% सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया रहेगा, तो आपको नवंबर से ही फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अभी से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। माना आपके पास मतलब टाइम की शॉर्टेज होगी, स्कूल भी, कोचिंग भी और 11th भी सब कुछ मैनेज करना है, लेकिन आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। देखो जब आप क्लास करते हो, लेक्चर करते हो, तो वो जो नोट्स बनते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं, तो लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे नवंबर से लेकर तो या फिर नीट के पहले जब आप रिवाइज करते हो ना, अभी भी आपने करा होगा अगर आप नीट 2025 में भी दिया था एग्जाम, तो आपको पता चला होगा कि मतलब नीट के पहले हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद रहें। इतना टोटल था कि आपको कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट हो और मतलब आपको कोई भी नीट की जर्नी में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, मंथली टारगेट्स मिलेंगे, वही पर्सनल टारगेट्स, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी चैप्टर्स आपको टारगेट में दिया जाएगा उसके क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, और 1-to-1 इंटरेक्शन, ये जो ये सब आपको मेंटरशिप में मिलेगा। तो आप मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो नीट। और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो।